हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम टॉपिक जो कर रहे थे दैट वाज कैपिटल गेन्स को हम एग्जम्प्ट कैसे करवा सकते हैं। यानी जब हम एक कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो उससे अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पे टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं बट लीगली। सो वो एग्जाम्पशन के लिए कुछ सिचुएशंस कुछ तरीके हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और बाकी कुछ तरीके कुछ सेक्शंस हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिचुएशन या नेक्स्ट आप कंडीशन कैसे आप पूरी करें, कौन सा सेक्शन आप का प्रयोग आप कर सकते हैं टू एग्जम्प्ट योर कैपिटल गेन। सो द नेक्स्ट कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड के लिए सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन 54F। नाउ व्हाट इज दिस? Exemption from tax on long-term capital gain on an investment of the consideration in a residential house. So ये अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा थोड़ा हमारे सेक्शन 54 से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी दैट वाज इन अ रेजिडेंशियल हाउस, और यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक रेजिडेंशियल हाउस में। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? अगर आप पहली लाइन इसकी ध्यान से पढ़ें तो ये क्या कह रही है? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सो यहाँ पे आपका 54 में जब हमने बात करी थी तो हमने क्या बेचा था? दैट वाज अ रेजिडेंशियल हाउस, और हमने इन्वेस्ट भी किस में किया था? रेजिडेंशियल हाउस में। लेकिन यहाँ पे बेचने वाली चीज रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट हम किस में कर रहे हैं? रेजिडेंशियल हाउस में। तो अब हम इसको आगे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वाला सेक्शन 54F जो है ये पहले वाली आपकी जो हमने एक्सप्लेनेशन करी थी, जो हमने एग्जम्पशंस करी हैं, उनसे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है हम देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर एग्जम्प्ट अंडर दिस सेक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, the assessee is either an individual or a Hindu undivided family. ये तो सेक्शन 54 जैसा है। दूसरा, the assessee has transferred a long term capital asset which is not a residential house. इसकी वजह से देखिए आप 54 और 54F में फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। सो यहाँ पे जो एसेट आप बेचेंगे वो कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी एनी एसेट, बट इट शुड नॉट बी रेजिडेंशियल हाउस। वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स मोर देन 3 years, 36 मंथ से ज्यादा। ओके, नाउ द असेसी, अब एक और कंडीशन है, द असेसी डज नॉट ओन मोर देन 1 residential house on the date of transfer of original asset. जिस दिन हम अपने एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन आपके नाम कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वो एक घर होना चाहिए जो आपने एग्जम्पशन के लिए खरीदा है। सो बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आप अपने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे उस तारीख को आपके पास एक घर, और वो भी कौन सा? जो आपने एग्जम्पशन के लिए खरीदा है, सिर्फ वो होना चाहिए। उसके अलावा कोई और घर आपके नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? अब ये जो कैपिटल गेन, यानी जब हमने एसेट को बेचा तो कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा था हमने। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम एग्जम्प्ट कैसे करवा सकते हैं? इसके लिए हमें उसको पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तक हमने पिछली जितनी भी एग्जम्पशंस करी हैं वो एग्जम्पशंस में हम जब भी हमें एग्जम्पशन मिलती थी तो हम क्या देखते थे कि हमने अपने कैपिटल गेन को कितना इन्वेस्ट किया है, यानी जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हमने कितना इन्वेस्ट किया है। लेकिन 54F में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो कैपिटल गेन की नहीं करनी। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है अपनी नेट कंसीडरेशन की, और नेट कंसीडरेशन का मतलब है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस।
आपने पहले वाले पॉइंट्स और इस वाले पॉइंट में क्या फ़र्क है? पहले वाले पॉइंट्स में आप कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते थे डायरेक्टली और जितना इन्वेस्ट करा उतना एग्जम्प्टेड, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कराने के लिए हमें इन्वेस्ट जो करना है वो कैपिटल गेन को इन्वेस्ट नहीं करना, हमने इन्वेस्ट करना है यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस या नेट कंसिडरेशन। और फिर हम एक फॉर्मूला लगा के प्रोपोर्शनेट, यानी जितना हमने नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करा उसके प्रोपोर्शन में हम कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करवाएंगे। ये सब अब कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्ट कहाँ करना है? जो नेट कंसिडरेशन है उसको हमने क्या करना है जिससे हमारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाए? तो इसके लिए देखिए, द टैक्स पेयर परचेजेस विद इन अ ईयर बिफोर, ओके, और विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, ओके, जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है उससे पहले के 1 साल या बाद के 2 साल के अंदर आपने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। ये कुछ आप ध्यान रख करिए, तो ये सेक्शन 54 जैसा है, ओके। और या फिर क्या कर रहे हैं आप, नेट कंसिडरेशन या फिर क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सेक्शन 54 जैसा है, लेकिन क्या किया आपने, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा जो रेजिडेंशियल हाउस नहीं था, आपने उसको बेचा। या तो उसको बेचने से पहले के 1 साल के अंदर आप नया घर खरीद लो, या बाद के 2 साल के अंदर खरीद लो, या फिर बाद के 3 साल के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लो। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेम है सेक्शन 54 जैसी, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, द इनकम फ्रॉम द न्यूली एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस। अब नया रेजिडेंशियल हाउस आपने या तो खरीदा या कंस्ट्रक्ट करवाया, तो उसकी असेसमेंट कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ओके, ये ज़रूरी है, ओके। नाउ क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एग्जम्पशन जो होगी वो तो कैपिटल गेन की होगी, लेकिन कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के लिए करना क्या है ये मैं अब आपको बताने जा रही हूं। तो आपको क्या करना है क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन के लिए, आपको अपने नेट कंसीडरेशन को इन्वेस्ट करना है, या तो नए घर को खरीदने में या नए घर को कंस्ट्रक्ट करवाने में। और फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है ये देखिए, बी पॉइंट में दिया हुआ है, एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितना भी कैपिटल गेन आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने में, ठीक है, वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उससे किस चीज से, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, ओके, नए घर का की कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। इसका मतलब है जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशियो में आप नेट सेल कंसीडरेशन को यूज करेंगे फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस, उसी प्रोपोर्शन में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसी रेशियो में एग्जम्प्टेड होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला हमारे पहले वाले सेक्शंस में नहीं लगा था, ये ध्यान रखिए, इसीलिए 54F थोड़ा अलग है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये कुछ मिलता जुलता है जो हमने पहले वाले सेक्शंस में भी किया। हमने क्या कहा कि हम अपना जो नया घर है बाद के 2 साल के अंदर खरीद सकते हैं, बाद के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एग्जम्पशन तो इसी साल चाहिए। इसी साल का मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले चाहिए। तो रिटर्न फाइल करने से पहले तो अगर हमने नया घर नहीं खरीदा या नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया तो क्या हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक उन्होंने ऑल्टरनेटिव बताया हुआ है, एक तरीका बताया हुआ है जो पहले वाले सेक्शंस में भी हमने किया था। और वो क्या था? कैपिटल गेन दैट इज अकाउंट। आपने एक कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट खोलना है बैंक में जाके। तो जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट आप खुलवाएंगे और उसमें इस बार पहले वाले सेक्शंस में तो आप क्या जमा करते थे? कैपिटल गेन, जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ।
लेकिन यहाँ पे आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज क्या चीज़ आप डिपॉजिट करेंगे, दैट इज नेट कंसिडरेशन। ओके, सो पहले वाले पॉइंट्स में आप जमा करते थे कैपिटल गेन, लेकिन 54F के लिए आपको क्या जमा करना पड़ेगा, नेट कंसिडरेशन। ओके, और नेट कंसिडरेशन आप कितने साल के लिए अपने इस कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 3 years, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना है, 3 साल। ओके, अब बात करते हैं वही जो हमने पहले भी करी थी, विड्रॉल। जब आपकी एग्जम्पशन वापस हो जाती है, आपको एग्जम्पशन मिल गई है, ओके, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और आपने नेट कंसिडरेशन को या तो रिटर्न फाइल करने से पहले नया मकान खरीद लिया, या रिटर्न फाइल करने से पहले नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, नहीं तो आपने उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दिया। अब ये एग्जम्पशन हमारी वापस भी हो सकती है, कब, जो हमने पहले भी पॉइंट्स में किया था कि अगर 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल के लिए आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में नेट कंसिडरेशन जो जमा किया है उससे निकाल के उस पैसे से आपको नया घर खरीदना था या कंस्ट्रक्ट करवाना था, लेकिन आपने नहीं किया, तो जैसे ही 3 साल पूरे होंगे, जितना पैसा आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में बचा हुआ होगा वो सारा का सारा उस साल जब 3 साल पूरे होंगे दैट विल बिकम टैक्सेबल। ओके, दूसरी चीज़ वही रूल कि आपने जो नया एसेट खरीदा है उसको खरीदने की डेट से 3 साल तक आप बेच नहीं सकते। अगर आप 3 साल के विदिन नए वाले घर को बेचेंगे तो नए वाले घर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पुरानी वाली एग्जम्पशन दोनों उस साल आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सेम था जैसे अभी तक हमने पहले वाले सेक्शंस में भी किया है। तो इसको समझने के लिए हम करेंगे अपना एक इलस्ट्रेशन नंबर 24। मिस्टर ए सेल्स ज्वेलरी, अब ये ज्वेलरी बेच रहा है, कब, ऑन जून 15, 2019 फॉर 10,10,000. So this is the selling price. ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी टू मिस्टर ए ऑन May 25, 2002, 2002 में उसने खरीदा था और 2019 में बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि 36 मंथ से ज़्यादा आपने इसको अपने पास रखा और अब बेच रहे हैं। ओके, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कंडीशन पूरी हो गई। तो कॉस्ट आपको दी हुई है और साथ में आपको दिया हुआ है ब्रोकरेज पेड ऑन द सेल ऑफ इट। तो जब आप इस एसेट को बेच रहे हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज का मतलब है सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000। ओके, सो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। तो प्लीज़ नीचे अपने सोल्यूशन में देखिए, आपने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आपका असेसमेंट ईयर है 2020-21। तो सबसे पहले इस साल का क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैसे निकालेंगे, सेल प्रोसीड, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,10,000। सबसे पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज 10,000 माइनस किया। अब सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अभी मैंने बताया था क्या आएगा, नेट सेल कंसिडरेशन कितनी है, 10 लाख। और इस वाले सेक्शन 54F के लिए ये 10 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की मदद से आपको कैपिटल गेन पे छूट मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। हमने एसेट खरीदा था 2002-2003 में, मई है ना, तो मई अप्रैल में आपका साल शुरू होता है, अप्रैल 2002 में शुरू हुआ होगा और मार्च 2003 तक चला होगा। तो उस साल की इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप उस इंडेक्स की मदद लेंगे और वो इंडेक्स कितनी है, 105, और करंट ईयर की इंडेक्स भी आपको दी हुई है 289, और फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्सिंग का जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, 94,500 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय उस साल का इंडेक्स जिस साल आपने एसेट को खरीदा था, और आंसर जो आएगा दैट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करा, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,39,900। लेकिन अब
आपको देखना है कि आपने नेट कंसीडरेशन कितनी इन्वेस्ट करी, ईदर फॉर द परचेज ऑफ द हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। देखते हैं इन्होंने क्या किया। ऑन जून 15, 2019 ही डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस। जिस दिन उसने एसेट को बेचा था उसके पास कोई और घर नहीं था, इसका मतलब कंडीशन पूरी हो गई। अब उससे पहले एक लाइन और दी हुई है, ऑन December 15, 2019 ही परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस फॉर 5 lakhs। जून में उसने एसेट बेचा, दिसंबर में उसने जो है एक नया एसेट खरीद भी लिया, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले, साल खत्म होने से पहले उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब यहाँ पे 54F में क्या ज़रूरी है कि उसने इन्वेस्टमेंट जो करी है वो नेट कंसिडरेशन में से कितनी करी, उसी रेशियो में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्टेड होगा। तो नीचे फॉर्मूला देखिए, एग्जम्पशन निकालने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 7,39,900, ओके। और आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दैट इज विद द कॉस्ट। तो अब आपका फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज फॉर द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,39,900 मल्टीप्लाई बाय 5 lakhs, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ओके। तो एग्जम्पशन आ गई 50%, कितनी, 3,69,950 माइनस किया और टैक्सेबल कैपिटल गेन इस ईयर के लिए आपका निकल आया। अब देखिए आगे, ए और बी दो इन्होंने और कुछ क्वेश्चंस रेज करे हैं। पहला ए देखते हैं, एज्यूमिंग that Mr. A sells the new residential house before December 15, 2022. 3 साल, नया घर कब खरीदा था, 2019 में दिसंबर 15 को। तो आप इसको 20, 21, 22 से पहले नहीं बेच सकते, 22 से पहले नहीं बेच सकते, आपने बेच दिया। तो जिस साल भी बेचेंगे क्या होगा, जो ये आपको छूट मिली हुई है, आपको एग्जम्पशन मिली हुई है, कितनी एग्जम्पशन मिली है आपको, 3,69,950 की, ये उस साल आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, दैट इज एज्यूमिंग दैट मिस्टर ए परचेजेस एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस बिफोर June 15, 2021 और कंस्ट्रक्ट्स any other residential house before June 15, 2022। और ये आपको कहा गया था कि आपके पास एक घर जो आपको जिस पे एग्जम्पशन मिली है उसके अलावा इस दौरान आपके पास कोई और घर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक घर के अलावा एक और घर खरीद लेते हैं या फिर एक और नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं तो आपको उस साल पुरानी वाली एग्जम्पशन भी क्या हो जाएगी, आपकी विड्रॉ हो जाएगी। तो आप देखिए जरा, if Mr. A purchases any other residential house before June 15, 2021 or constructs any other house that is before June 15, 2022, then that exemption जो 3,69,950 वो आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, उस साल के लिए जिस साल आप ये 3 साल के विद इन ये सारी चीज़ें करेंगे, ओके। सो दिस वॉज 54F। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 25। केशव सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस ज्वेलरी के नहीं हैं, लैंड के हैं, तो आप माइनस कर देंगे और आपके पास नेट कंसिडरेशन आ जाएगी। सिल्वर के नहीं है, नील का मतलब जीरो मानेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, ईयर ऑफ एक्विजिशन अगर आप चेक करेंगे तो सभी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, ओके, क्योंकि आप करंट ईयर में बेच रहे हैं और 2007-8 या 4-5 या 1-2 में आपने इसको खरीदा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सभी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो चेक करिए, ज्वेलरी आपका फॉर्मूला लगा के आपने माइनस करी इंडेक्स कॉस्ट, लैंड का सेलिंग प्राइस पहले माइनस किया, नेट कंसिडरेशन आ गई, ओके, और उसके बाद आपका इंडेक्स कॉस्ट माइनस करी। सिल्वर में भी ऐसे ही आपने इंडेक्स कॉस्ट माइनस करी, ओके, आपके पास कैपिटल गेन्स आ गए, ओके। ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीनों का आपने जो है टोटल कर दिया, 1,22,000,
then 24,044, 4,22,000 सबका टोटल करके आ गया 36,88,000। अब बात करते हैं नेट कंसिडरेशन की। नेट कंसिडरेशन ज्वेलरी की कितनी थी? 14 लाख। लैंड की कितनी है? सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद कितनी है? 36 लाख। सिल्वर की कितनी है? 10 लाख। सबका टोटल बेटा आप करेंगे तो आपकी नेट कंसिडरेशन, नेट सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 60 लाख। और आपका क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि केशव ने एक नया घर खरीदा। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे और नया घर खरीदेंगे तो कौन सा सेक्शन बनेगा? 54F। तो कितने में खरीदा? 40 लाख में, 1 जनवरी 2020 को, मार्च से पहले, यानी साल खत्म होने से पहले। तो आपका 54F का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे। तो ज़रा फॉर्मूला देखिए। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेलिंग प्राइस। और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो आया 24,58,667 माइनस किया और आपके पास आ गया टैक्सेबल कैपिटल गेन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दिस इज 54G, exemption of capital gain on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from the urban area। आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री, अपना इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली आपको वहाँ के एसेट्स बेचने पड़ेंगे और रूरल एरिया में जाके अपने नए एसेट्स को खरीदना पड़ेगा। तो ये बेचने पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कैसे हम डील करेंगे, ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड हैं? पहला, द असेसी ट्रांसफर्स अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इन द नेचर ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड। बस इन चारों पे ही मिलेगा। इसका मतलब अगर फर्नीचर दिया है तो उस पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन जितना भी अगर फर्नीचर पे आएगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? सेकंड कंडीशन, सच एसेट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दैट वाज इन द अर्बन एरिया। जो शहर में आपका बिजनेस था उसके लिए आपने इन सारे एसेट्स को यूज किया हो। उसके बाद द एसेट शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी आपने एसेट को बेचा क्यों है? रीजन क्या है? अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाने का। नाउ अब इस जितना भी कैपिटल गेन आएगा उसको हम एग्जम्प्ट करवाना चाहते हैं। तो एग्जम्प्ट करवाने के लिए कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो इन्वेस्ट कैसे करना है? वो डी पॉइंट है, इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट। The amount of capital gain should be utilized by the assessee। Okay, assessee को जो capital gain हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करना है? Within a period of 1 year before, बेचने से 1 साल पहले, और बाद के 3 साल। ओके, और 3 years after the date of transfer। इसको पैसे को, कैपिटल गेन को, अब ध्यान रखना ये 54F जैसा नहीं है, ये हमारे शुरू वाले पॉइंट्स जैसा है। यहाँ पे हम कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करेंगे। किस में करेंगे और कैसे करेंगे? 1 year बिफोर और बाद के 3 साल, यानी टोटल हो गए 4 साल। इन 4 सालों में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है? इन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, प्लांट, लैंड और बिल्डिंग, यानी जो जो बेचा उसमें ही आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नाउ सेकंड है आपका दैट इज शिफ्टिंग द ओरिजिनल एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, या फिर जो आपके अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाने में जो खर्चे हुए हैं उसमें आपने उसको इन्वेस्ट करा। ओके, उसके अलावा इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑन सच अदर पर्पज जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। तो ये सारे खर्चे, एक तो नया एसेट परचेज करने में या फिर और खर्चे करने में जो आपको अर्बन से रूरल एरिया में जाने के लिए ज़रूरी है, इन सब का टोटल आपका अगर कैपिटल गेन के बराबर है तो आपको सारे के सारे अमाउंट की छूट मिल जाएगी, नहीं तो जितना है उतनी आपको छूट मिलेगी। ओके, उसके बाद एक और कंडीशन क्या है? वही जो हमें पहले भी पता है कि जो नया वाला एसेट है, द न्यूली एक्वायर्ड मशीनरी, प्लांट, लैंड और बिल्डिंग, उसको हम 3 साल तक बेच नहीं सकते। नया वाला एसेट खरीदने के 3 साल तक हम बेच नहीं सकेंगे। ओके, सो ये सारी कंडीशंस। अब क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन अभी मैंने आपको बताया
जितना कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट कर देंगे उतना एग्जम्प्टेड, ओके। और अगर आप कैपिटल गेन रिटर्न फाइल करने से पहले तक यूज नहीं करते, यानी कोई नई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट को खरीदते नहीं हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आप उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करेंगे। और कितने समय के लिए जमा करेंगे? 3 साल, ओके। अब बात करेंगे विड्रॉल। हमारी ये जो एग्जम्पशन हमें मिली है, छूट जो हमें मिली है, क्या हमारी विड्रॉ हो सकती है? यस। जब 3 साल के बाद, ओके, 3 साल के बाद अगर आपका कोई पैसा इसमें अनयूटिलाइज पड़ा है, किसमें? कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में, तो आपका वो जितना भी पैसा अनयूटिलाइज्ड है वो आपका सारा का सारा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जब 3 साल पूरे होते हैं, ओके। और दूसरी चीज, आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ कब हो सकती है? जब आपको कहा गया है ना कि नया वाला एसेट आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। अगर 3 साल से पहले आप नए वाले एसेट को बेच देंगे तो जिस साल बेचेंगे उस साल नए वाले एसेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पुराने वाले एसेट पे जितनी भी आपको छूट मिली है, एग्जम्पशन मिली है, वो भी उस साल टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये सारा था आपका वही पुराने पॉइंट्स जैसा। इसकी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। Mr. A owns an industrial undertaking which is situated in the urban area, that is of Agra. Mr. A shifted this industrial undertaking to a rural area near Agra. अब क्या क्या प्लांट्स और क्या क्या हैं आपके एसेट्स? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर भी है। लेकिन याद रखिएगा, फर्नीचर पे जितना भी कैपिटल गेन निकलेगा उस पे आपको छूट नहीं मिलेगी, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको छूट मिलेगी। अब देखिए ज़रा, एक्वायर कब करे तीनों? 2010, 2012, 2013, ओके। नेट सेल कंसिडरेशन आपको दी हुई है, डेट ऑफ सेल भी आपको दी हुई है, ओके। अगर हम डेट ऑफ सेल देखें तो ये तीनों हमारे क्या हैं? दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्लीज इसको अंडरलाइन करिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50, दैट इज ब्रैकेटेड 2। ये क्या है? ये सेक्शन है आपका जो मैंने आपको शुरू के अपने वीडियो में बताया था, रिटन डाउन वैल्यू। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, ये रिटन डाउन वैल्यू है। और जब भी आपको रिटन डाउन वैल्यू होती है कुछ आपके एसेट की, तो उस समय मैंने आपको बताया था एसेट माना जाएगा शॉर्ट टर्म, यानी जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो आपका विदाउट इंडेक्सिंग आएगा, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो प्लीज बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, ये आपको दिया हुआ है, ओके। सो सबसे पहले हम तीनों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर हम वापस दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए ज़रा, तीनों का हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अंडरलाइन कर लो, और ये तीनों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल आए, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने क्यों बताया? बिकॉज ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहे लॉन्ग टर्म थी लेकिन ये रिटन डाउन वैल्यू थी, ओके। अब आपके पास आ गया तीनों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद रखिएगा, फर्नीचर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो टैक्सेबल ही रहेगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का हम अलग लेंगे। ज़रा देखिए, इन्होंने टोटल किया कितना? 11,20,000 प्लस 19,60,000 कितना बना? 30,80,000, ओके। अब देखते हैं इसमें से हमने इन्वेस्ट कितना करा है। मैं वापस क्वेश्चन पे आ रही हूँ। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स परचेज्ड 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 18,50,000। फर्नीचर का हमें नहीं देखना क्योंकि फर्नीचर पे हमें छूट नहीं मिलेगी, ओके। सो वापस आ जाते हैं, कितना इन्वेस्ट करा दोनों का टोटल? 28,50,000। सारा इन्वेस्ट नहीं करा तो इसका मतलब रिमेनिंग विल बिकम टैक्सेबल, और इसमें हम ऐड करेंगे फर्नीचर का सारा कैपिटल गेन, और हमारे पास आ जाएगा टोटल टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो ये आपका था दिस सेक्शन, ओके। आगे आते हैं। दिस इज बिल्कुल सिमिलर है ये 54GA, ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ फ़र्क क्या है? मैं लाइन पढ़ने जा रही हूँ 54G और 54GA क्या है? एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया, ये तो पहले में जी में भी था, लेकिन यहाँ पे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं?
टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जबकि 54G में हमने कहाँ शिफ्ट किया था, दैट वाज इन द रूरल एरिया। तो कंडीशन सेम है, सारा कुछ यहाँ पे सेम है, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चंस आपके करे जाएंगे। सो आई एम नॉट रीडिंग इट, आप इसको दोनों 54G और 54GA को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज 54GB।